ठीक है, स्टडी सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज 9 जुलाई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है ये रेलवे के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको समझा सकते हैं। चलिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, इसमें सहकारी समिति के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया। इसमें सहकारी समितियों के संवर्धन पर एक नया डीपीएसपी शामिल किया गया। इसमें संविधान में सहकारी समिति नामक एक नया भाग बी जोड़ा। यह संवाद को बहुराज्य सहकारी समितियों के मामले और राज्य विधानसभा को अन्य सहकारी समिति के मामले में प्रासंगिक कानून स्थापित करने का अधिकार देता है। Who has been appointed by Eternal as the CEO of its food delivery business? Eternal ने किसे अपने फूड डिलीवरी व्यवसाय का सीईओ नियुक्त किया? तो ये किया है आदित्य मंगला को। इटर्नल ने आदित्य मंगला को अपने फूड ऑर्डर और डिलीवरी डिवीजन का नया सीईओ नियुक्त किया है। यह नेतृत्व परिवर्तन 6 जुलाई 2025 को हुआ। आदित्य मंगला अगले 2 साल के लिए इटर्नल के फूड डिलीवरी संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे। वे राकेश रंजन की जगह लेंगे, कि पिछले 2 साल से इस पद पर थी। UN passes a resolution asking which country to respect women's rights? UN ने किससे महिलाओं के अधिकार का सम्मान करने के लिए आग्रह करते हुए प्रस्ताव पारित किया? तो ये तालिबान। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफगानिस्तान के तालिबान शासकों से महिलाओं और लड़कियों पर अत्याचार खत्म करने और देश में सक्रिय आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। इसमें 116 देशों के समर्थन से पारित हुआ है। अमेरिका और इजराइल ने इसके खिलाफ मतदान किया है। भारत, चीन, रूस और ईरान सहित 12 देशों ने मतदान से परहेज किया है। Recently, when was World Swahili Language Day celebrated? हाल ही में विश्व स्वाहिली दिवस कब मनाया गया है? 7 जुलाई को। हर साल 7 जुलाई को दुनिया भर में विश्व स्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है स्वाहिली भाषा के महत्व को सम्मान देना। ये पूर्वी अफ्रीका में व्यापक रूप से बोली जाती है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वर्ष 2022 में इस दिवस की घोषणा की। स्वाहिली, जिसे स्थानीय रूप से किस्वाहिली भी कहा जाता है। What contribution is the Aurobindo Society making in the field of education? श्री अरविंदो सोसाइटी शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दे रही है? तो ये है शिक्षा में समानता और गुणवत्ता। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग DEPWD ने 7 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में श्री अरविंदो सोसाइटी SAS के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य शिक्षकों और शिक्षा से जुड़े कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान कर दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। ये पहल दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम
2016 के उद्देश्यों का समर्थन देती है। ये एमओयू श्री अरविंदो सोसाइटी की रूपांतरण पहल के अंतर्गत चलाए जाने वाले प्रोजेक्ट इंक्लूजन का हिस्सा है। द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स 2023-24 released by नीति आयोग measures the progress of how many districts from how many states। नीति आयोग द्वारा जारी पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2023-24 कितने राज्यों के कितने जिलों को मापता है? तो ये मापता है 8 राज्यों के 121 जिलों को। नीति आयोग ने 7 जुलाई 2025 को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय मोरनर और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के साथ साझेदारी में उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2023-24 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में जारी किया है। ये सूचकांक उत्तर पूर्व के 8 राज्यों के 121 जिलों के 27 लक्ष्यों पर प्रगति को मापता है। ये सूचकांक यह देखने का एक प्रभावी उपकरण है कि उत्तर पूर्वी भारत के जिले स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ जल, भूख मुक्ति, रोजगार और समानता जैसे प्रमुख एसडीजी क्षेत्रों में कितनी प्रगति कर रहे हैं। इसका पहला संस्करण अगस्त 2021 में जारी किया गया था। Where was the Tamil Wiki Suran Award given to eminent archaeologist वेदाचलन? प्रख्यात प्रपंचविद वेदाचलन को तमिल विकी सुरन पुरस्कार कहाँ दिया गया? ये दिया गया है मदुरई में। प्रसिद्ध पुरातत्वविद और तमिल शिलालेख विशेषज्ञ वी वेदाचलन को उनके क्षेत्र में 51 वर्ष पूरे होने पर 51 वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में तमिल विकी सुरन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन्हें मदुरई तमिलनाडु में उनके इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में लंबे और समर्पित कार्य के लिए प्रदान किया गया। Where will Kerala's first skin bank open? केरला का पहला स्किन बैंक कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा तिरुवनंतपुरम। केरला का पहला स्किन बैंक 15 जुलाई 2025 को तिरुवनंतपुरम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल एमसीएच में शुरू किया जाएगा। यह विशेष सुविधा दान की जाएगी स्किन को सुरक्षित करके झुलसने वाले रोगियों के इलाज के लिए उपयोग करेगी। इस बैंक की स्थापना पर कुल 6.75 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये टॉपिक यूपीएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जीएनआईपी के लिए भूकंप का आकलन। ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जीएनआईपी के लिए किए गए पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA अध्ययन में भविष्य में आने वाले भूकंपों के जोखिम को कम करके आंका गया है जो 2004 में देखे गए सुनामी के पैमाने को ट्रिगर कर सकते हैं। जीएनआईपी में जीएनआई के एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप विकास और 450 मेगावाट एम्पियर गैस और सौर आधारित बिजली संयंत्र की परिकल्पना की गई है। At what age did the famous Nigerian football player Peter Rufai die? प्रसिद्ध नाइजीरियाई फुटबॉल खिलाड़ी पीटर रुफाई का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये हो गया है 61 वर्ष की आयु में। पीटर रुफाई नाइजीरिया फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। उनका 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
1994 में अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में नाइजीरिया की जीत में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे। उन्होंने 2 फीफा विश्व कप भी खेला है और उनका निधन लागोस, नाइजीरिया में हुआ है। V.S. Ravi recently released a book based on which of the following subject in Hyderabad? V.S. रवि ने हाल ही में हैदराबाद में निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किया है शेक्सपियर। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी V.S. रवि ने 7 जुलाई 2025 को हैदराबाद में अपनी नई पुस्तक कन्फेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट का विमोचन किया। ये पुस्तक विलियम शेक्सपियर के प्रति श्री रवि के आजीवन प्रेम और लगाव को दर्शाती है। Which step has RBI taken to deal with surplus liquidity? आरबीआई ने सरप्लस लिक्विडिटी से निपटने के लिए कौन सा कदम उठाया? तो ये उठाया है वीआरआर नीलामी। भारत की बैंकिंग प्रणाली 4 जुलाई 2025 को सरप्लस लिक्विडिटी 4 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है, जो पिछले 2 वर्ष में सबसे ज्यादा है। इस वृद्धि का प्रमुख कारण है सरकारी व्यय में तेजी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बड़े पैमाने पर अधिशेष ट्रांसफर रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 दिवस वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो नीलामी यानी कि VRRR नीलामी आयोजित की, जो बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त धन निकालने का एक उपाय है। UPI will also be available in Trinidad and Tobago, making it 8th country to do so. त्रिनाद और टोबैगो में भी चलेगा यूपीआई और ये ऐसा करने वाला 8वां देश बन गया है। त्रिनाद और टोबैगो दुनिया का 8वां देश और कैरिबियाई क्षेत्र का पहला देश बन गया है जहां भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं शुरू की गई है। इस पहल के तहत भारतीय पर्यटक अपने मोबाइल से यूपीआई ऐप का उपयोग करके सीधे भारतीय रुपए में भुगतान कर सकेंगे। इस सेवा की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की हालिया त्रिनाद और टोबैगो यात्रा के दौरान की गई। त्रिनाद और टोबैगो से जुड़ने के साथ अब यूपीआई दुनिया के 8 देशों में सक्रिय हो गया है। ये देश हैं संयुक्त राज्य अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, त्रिनाद और टोबैगो। Who won the title of NC Classic 2025? NC Classic 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। भारत के गोल्डन बॉय और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने अपने नाम पर आयोजित पहले नीरज चोपड़ा क्लासिक टूर्नामेंट पर शानदार आगाज करते हुए खिताब जीता है। नीरज चोपड़ा ने 86.18 मीटर के गोल के साथ एनसी क्लासिक 2025 का खिताब जीता। ये प्रतियोगिता बेंगलुरु के श्री कांतिराव स्टेडियम में आयोजित की गई। इसमें 12 एथलीटों ने भाग लिया। केन्या के जूलियस येगो ने 84.51 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर और श्रीलंका के विमेश कथिरगे ने 84.34 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर आए। Where will Asia's biggest जंगल सफारी be held? एशिया की सबसे बड़ा जंगल सफारी कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा हरियाणा में। हरियाणा अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना बना रहा है। ये परियोजना लगभग 10,000 एकड़ भूमि को कवर करेगी।
इसका उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना, वन्य जीवों का संरक्षण करना और जैव विविधता को संरक्षित करना। जंगल सफारी में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करके विकसित किया जाएगा। ये टॉपिक भी एसएससी रेलवे के एग्जाम से इम्पोर्टेंट है। ताइवान जलडमरू मध्य, जिसे फार्मोसा जलडमरू मध्य में या फिर ताई सागर के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य भूमि चीन फुजियाना प्रांत को ताइवान द्वीप से अलग करता है। ये दक्षिण चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है। एक महत्वपूर्ण शिपिंग लेन है। ये अपने सबसे संकरे बिंदु पर लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा है। चीन ताइवान को एक विद्रोही प्रांत के रूप में देखता है तथा द्वीप और जलडमरू मध्य पर अपना दावा करता है।